राम जी की आत्मकथा के दूसरे खंड मणिकर्णिका में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पढ़ते हुए, वैसे वैसे नित नए खुलासे हमारे सामने हो रहे हैं बनारस को लेकर, और खासकर BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर, वहां की कार्यशैली, वहां के छात्र संघ और सांप्रदायिक माहौल को लेकर। इसमें बहुत सारी जगहों पर ऐसे प्रसंग हैं जिसमें जातिवाद के चलते तुलसी राम जी को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है सामाजिक और आर्थिक रूप से। लेकिन वहीं पर ऐसे लोगों का भी जिक्र है जिन्होंने उन्हें अपनाया और उनके जीवन में जो कमी थी परिवार की उसे पूरा किया। तो यहां से उनका सांस्कृतिक बदलाव भी हमें देखने को मिलता है। इन्हीं प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। वैसे साहित्यिक संदर्भ में बनारस प्रवास मेरे लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ। गहन साहित्यिक अभिरुचि यही जगी थी। यह अभिरुचि रोजमर्रा के जीवन में शामिल हो गई थी। सितार वादक TN नागर, जिनके यहाँ मैं ट्यूशन करता था, उनके ठीक बगल में देश के सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक MR गौतम रहते थे। मैं प्रतिदिन जहां एक तरफ नागर जी का सितार वादक सुनता, वहीं बगल से रियाज करते MR गौतम की सुरीली आवाज का रसास्वादन करता रहता था। नागर जी से सितार सीखने वाला स्पेन का फर्नांडो गजब का सितार बजाता था तथा भारतीय परंपरा में अपने गुरु की वंदना करता। ऐसे अच्छे कलाकारों में जर्मनी के गुंथर, स्टीफन मीकस, हाइडी तथा जापान की मियोको आदि वहां सितार सीखने आया करते थे। मेरी इन सब से दोस्ती हो गई थी। दोस्ती का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि नागर जी के घर में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में चलती वार्ताओं का अनुवाद मैं ही करता था। तो इससे पता चलता है कि अनुवादक कर्ता कितने महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करके जो एक गैपिंग होता है दोनों भाषाओं को समझने के बीच में, उसको पूरा करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। इसी के चलते हमें विजय सेल्वम जी का एक कमेंट मिला था। वे तमिलनाडु से हैं और लिखते हैं कि यदि इंग्लिश के सबटाइटल्स इसमें जोड़ दिए जाएं आत्मकथाओं में, तो इसकी जो रीचेबिलिटी है वो दूसरे जगहों पर भी बढ़ जाएगी, दूसरे राज्यों में भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अक्सर इतनी ज्यादा हिंदी समझने में शायद दक्षिण के जो राज्य हैं उन्हें, वहां पे रहने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसी के चलते आनंद बैगा जी ने भी ये पेशकश करी थी कि यदि अंबेडकर नामा को जरूरत हो तो वे अपनी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं। तो आनंद बैगा जी, आप यदि संभव हो तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचा सकते हैं। टीम अंबेडकर नामा आपसे इस बाबत जल्द ही कांटेक्ट करेगी। उसके अलावा भी जितने भी लोग वैचारिक रूप से अंबेडकर नामा को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है कि वे अपना कांटेक्ट नंबर अंबेडकर नामा को कमेंट बॉक्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं। टीम अंबेडकर नामा उनसे भी जल्द ही कांटेक्ट करेगी। उसके साथ ही एक खास कमेंट के ऊपर मैं जिक्र करना चाहूंगी। सुनील जी, जिन्होंने कमेंट किया था, वे लिखते हैं कि तुलसी राम जी मेरे बड़े पापा हैं। तो वे भी यदि हमारी बात सुन रहे हैं और संभव है उनके लिए, तो अपना कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर हमें जरूर दें, जिससे कि हम उन्हें कांटेक्ट करके तुलसी राम जी के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें और उनकी आत्मकथा के पाठन को और ज्यादा एनरिच कर सकें। तो चलिए आत्मकथा की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह BHU कई मायनों में मेरे लिए युगांतकारी सिद्ध हुआ। छात्र राजनीति के संदर्भ में 1968 का बड़ा महत्व था। इस बीच डॉक्टर त्रिगुण सेन वाइस चांसलर पद से त्याग पत्र देकर केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री बन गए और उनकी जगह डॉक्टर अमर चंद्र जोशी सन 1968 में नए वाइस चांसलर बनकर आए। तो पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है कि आजादी के आंदोलन में BHU जो था वो एक मजबूत गढ़ की तरह बन गया था आंदोलनकारियों का, और यहां से कई सारे नेता जो आंदोलनकारी थे राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में मंत्री रहे।
डॉक्टर जोशी का कार्यकाल उनके आरएसएस की तरफ झुकाव के कारण बहुत हिंसक बन गया था। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के नरेंद्र प्रसाद सिन्हा छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके विरुद्ध आरएसएस के हारे हुए उम्मीदवार दामोदर सिंह के समर्थकों ने बिरला हॉस्टल में विरोधी छात्रों को बड़े पैमाने पर पीट दिया। घायलों को नरेंद्र प्रसाद सिन्हा भी शामिल थे। धीरे धीरे विश्वविद्यालय हिंसा का गढ़ बनता गया और जब से भाजपा सरकार का शासन रहा है, ये मेरी आंखों देखी घटनाएं हैं, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में ही मेरा आवास है। तो इसीलिए यहां पर जो भी कुछ घटनाएं होती हैं उससे अछूता रहना संभव नहीं। इसी के चलते छात्र राजनीति को लेकर यदि मैं कहूं तो जब चुनाव होते हैं छात्रों के, तो किस कदर हिंसा बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, साल दर साल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में, ये तो मेरे आंखों देखी बातें हैं। तो इसीलिए मैं इस चीज को समझ सकती हूं कि यहां पर क्या कह रहे हैं तुलसीराम जी। उसी समय बीएचयू के छात्रों में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन भी चलाया था। तो ठीक है, बढ़िया विरोधाभास है कि अंग्रेजों का विरोध मत करो मगर अंग्रेजी का करो। तो इसमें जो बात है, क्या उसका भी आपको आभास है? ये बात मैंने अपने अंदाज में कही है, आप अपने तरीके से इसको समझ लीजिएगा। छात्रों ने इस दौरान पूरे शहर की दुकानों पर लगे अंग्रेजी में लिखे बोर्डों को तोड़ दिया था। ऐसे सभी कार्यक्रमों में मैं भी हिस्सा लेता था। तो इस तरह की बात मुझे याद आती है, जूठन में भी इस चीज का जिक्र है कि जब पढ़ने के लिए डीएवी कॉलेज में जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी देहरादून के, तो वहां भी इसी तरह का एक आंदोलन होता है जिसमें छात्र जो हैं वो अंग्रेजी के होर्डिंग्स को काले पेंट से रंग देते हैं। तो काफी साम्यता लग रही है, हालांकि वो इससे आगे का दौर था, या मैं चेक करूंगी उसमें डेट क्या डली हुई थी जूठन के इस वाले एपिसोड में। डेट चेक करके फिर मैं आपको बताऊंगी। कुल मिलाकर डॉक्टर जोशी के आते ही हिंसक गतिविधियां इतना ज्यादा हो गई थीं कि बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय में पुलिस पीएसी का प्रवेश हो गया। परिणाम स्वरूप रुइया हॉस्टल के सामने वाला मैदान छात्रों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का युद्ध स्थल बन गया था। कभी छात्रों को पीएसी के जवान खदेड़ते तो कभी ईंट पत्थर की बौछारों के साथ छात्र पुलिस वालों को खदेड़ते थे। इस बीच आरएसएस की हिंसा के विरोध में छात्रों की हड़ताल हो गई और उनकी मांगों में विश्वविद्यालय से संघ भवन हटाने की मुहिम भी शामिल हो गई। अब सोचने वाली बात यह है कि बीएचयू में संघ भवन क्या कर रहा था, इसका जिक्र तुलसीराम जी ने आगे किया है, सुनते रहिए। स्मरण रहे, बीएचयू लॉ कॉलेज के अहाते में 2 कमरों का एक मकान था जिसे मालवीय जी ने आरएसएस को दे रखा था। तो मदन मोहन मालवीय जी की इससे मंशा भी साफ होती है कि किस बाबत उन्होंने बीएचयू का पूरा निर्माण करवाया। आरएसएस के लोग इसमें अपनी लाठियां तथा अन्य हथियार रखते थे। लाठियों के साथ साथ हथियार रखते थे। किस किस्म के हथियार होते थे? शायद ये वही होते होंगे जिनकी पूजा करने के फोटो यदा कदा वायरल होते रहते हैं। छात्र संघ के रोज निकलने वाले जुलूसों से मैं बहुत सक्रिय हुआ करता था। ठीक उस दौरान छात्र संघ के अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद सिन्हा समेत अनेक छात्र नेताओं को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था, जिससे शैक्षणिक वातावरण एकदम विषैला हो गया था। विश्वविद्यालय गेट पर मालवीय जी की मूर्ति के चबूतरे से छात्र नेताओं का रोज भाषण होता। छात्रों के जुलूसों को तोड़ने के लिए आरएसएस के विपिन बिहारी चतुर्वेदी अपने गुट के साथ आगे आगे छुरा ताने चलते थे। इन्हीं विपिन बिहारी चतुर्वेदी जी का जिक्र थोड़े इंसिडेंट्स पहले प्रसंगों में लिखा है कि किस प्रकार राजा जी की कोठी पर जो आरएसएस की शाखाएं चलती थी उसमें वे किस तरह अपनी मन गढ़ंग कहानियां गढ़ के पूरे जो आए हुए छात्र होते थे उनको उत्तेजित किया करते थे।
इस जिससे आर्ट्स कॉलेज के आसपास जमा भीड़ डर कर भाग जाती थी। तो ये छात्र संघ के नेताओं का हाल था। 1968 की बात हो रही है। आरएसएस की नीतियों के विरुद्ध सोशलिस्ट नेता राज नारायण हमेशा छात्रों की सभा में बोलने आते थे। बाद में एक बार चतुर्वेदी ने राज नारायण पर चाकू से हमला किया, किंतु वे बाल बाल बच गए। तो छात्र संघ के ये नेता हैं जो आरएसएस सपोर्टर हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी मंशा क्या है, वे इन पंक्तियों से साफ साफ झलकती है। ये मैं कोई अपने मनगढ़ंत से बात नहीं कह रही हूं। जो चीजें यहां पर इस पुस्तक में तुलसी राम जी की आत्मकथा के दूसरे खंड मणिकर्णिका में लिखी है, उसे ही सिर्फ शब्द दर शब्द पढ़ रही हूं। इसे आज के संदर्भों से जोड़कर भी देखने की जरूरत है कि बीएचयू से निकलकर आज ये जो नीतियां हैं हर विश्वविद्यालय में फैल चुकी हैं। कितना व्यापक फैलाव इसका हो चुका है, इस पर गौर करने की जरूरत है। उस समय आरएसएस विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में देवव्रत मजूमदार, दीपक मलिक, नरेंद्र प्रसाद सिन्हा, आनंद कुमार, मार्कंडे सिंह, मोहन प्रकाश, महेंद्र नाथ सिंह, फूलचंद यादव, यदुनाथ सिंह, सुरेंद्र प्रताप, शांति सिंह, शकुंतला शुक्ला आदि प्रमुख थे। अंतोतगत्वा बीएचयू अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। तो ये सब वो वजह थी जिसके चलते बीएचयू को बार बार बंद करना पड़ता था। पीएसी के जवानों ने कक्षाओं में घुस घुस कर छात्रों तथा अध्यापकों को पीटा था। गौरतलब है, छात्र अध्यापकों की भी कोई बिसात नहीं थी। और आज यही सारी चीजें हमारे विश्वविद्यालयों में हो रही हैं। छात्रों को मैंने लेखकीय भूमिका में भी जिक्र किया था कि किस प्रकार डॉक्टर नीलम को लक्ष्मीबाई कॉलेज की उन्हीं की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने सबके सामने तमाचा जड़ दिया। उसके अलावा डॉक्टर ऋतु वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। और रतन जी के ऊपर भी इस तरह के ऊल जलूल चार्जेस हमेशा लगाए जाते रहे हैं। पुरातत्व विभाग के रीडर पद पर कार्यरत डॉक्टर सरस्वती क्लास ले रहे थे। अचानक पीएसी के जवानों ने छात्रों पर हमला बोल दिया। डॉक्टर सरस्वती अपने को बचाने के लिए बोल पड़े कि मैं रीडर हूं। पीएसी वालों ने समझा कि वे लीडर हैं। रीडर और लीडर काफी हद तक मिलते हुए शब्द हैं, लेकिन र और ल के प्रोनाउंसिएशन में काफी फर्क है। लेकिन यहां बात यह है कि जो आप सुनना चाहते हैं या आपको एक एक्शन लेना है, इसी वजह से आप ये बोल सकते हैं कि हमने गलती से सुन लिया। अतः नाहक में उनका सर फोड़ दिया गया। तो ये टीचर की हालत है कि उनका भी सर फोड़ दिया गया। हम बस भागकर जैसे तैसे पुलिस की पिटाई से बच निकले थे। शीघ्र ही डॉक्टर अमरचंद जोशी तथा आरएसएस के संबंधों की गूंज संसद तक सुनाई दी। परिणाम स्वरूप जांच के लिए गजेंद्र गडकर कमीशन बिठाया गया। गडकर कमीशन ने 1969 में अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर जोशी तथा आरएसएस की जबरदस्त खिंचाई की थी, जिसके चलते उन्हें वाइस चांसलर के पद से हटा दिया गया था या छोड़ना पड़ा था। सन 1968 में एक अन्य घटना घटी जिससे छात्रों के बीच तनाव पैदा हो गया था। उन दिनों एनसीसी अनिवार्य हुआ करती थी। हर छात्र को खाकी पैंट शर्ट तथा आर्मी वाले जूते मोजे मिलते थे। मेरे जैसे छात्र इन्हें पहनकर जाड़ों के दिनों में सोया करते थे ताकि ठंड कम लगे। तो उस समय दुर्गा पूजा की छुट्टियों में एनसीसी का 15 दिनों के लिए एक कैंप बनारस मिर्जापुर सीमा पर नौगढ़ के जंगलों में लगाया गया था। वहां अंग्रेजों के जमाने का एक डाक बंगला था और पास में ही कर्मनाशा नदी बहती थी। सभी कैडेटों के लिए टेंट गाड़ दिए गए थे। करीब 400 कैडेटों में मैं भी शामिल था। जंगली तथा पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते वहां बहुत बड़े बड़े काले बिच्छू रेंगते नजर आते थे। उस क्षेत्र के दूर दूर गांव में आदिवासी लोग रहते थे। तो इस प्रकार पता चलता है कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार संघ की एक मजबूत प्रयोगशाला के तौर पर हमेशा इस्तेमाल होता रहा है। और उस पर भी बनारस जो धर्म की प्रयोगशाला है और बीएचयू के चलते छात्र संघ की भी।
आदिवासियों का कहना था कि वहां बिच्छुओं का डंक सांपों के जहर से ज्यादा जानमारू होता था। सबके नहाने का साधन एकमात्र कर्मनाशा नदी थी, जिसका पानी एकदम साफ था। उसके अंदर चट्टानें दिखाई देती थीं। कर्मनाशा के बारे में आम धारणा यह थी कि उसमें जो नहाता है उसके सारे कर्म धुल जाते हैं। गंगा में जो नहाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और कर्मनाशा नदी में जो नहाता है उसके सारे कर्मों का नाश हो जाता है। ठीक तीसरे दिन सुरेश कुमार रावतानी नामक मेरे सहपाठी नहाते समय कर्मनाशा में डूब गया। अनेक छात्रों की भीड़ में वह गुम हो गया और किसी को पता नहीं चला। रावतानी तैरना नहीं जानता था। डूबने के बाद वह चट्टान के बीच अटक गया। परेड के समय हाजिरी के दौरान उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे ढूंढा जाने लगा। सभी लोग नदी की तरफ भागे। वहां किनारे पर एक तौलिया तथा लुंगी पड़ी मिली, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह नहाने गया किंतु वापस नहीं आ सका। शीघ्र ही बनारस से तैराक मल्लाहों ने आकर चांतर यानी मछली पकड़ने वाला बड़ा जाल डालकर सुरेश कुमार रावतानी की लाश को नदी से निकाला। चांतर में मछली की तरह फंसे रावतानी को देखकर छात्र भड़क उठे। अनहोनी के डर से एनसीसी के अधिकारियों ने शीघ्र ही बनारस से दर्जनों बसें मंगवाई और तीसरे ही दिन कैंप समाप्त कर हम सबको बीएचयू वापस लाया गया। इस बीच सेमेस्टर सिस्टम हटा दिया गया, जिससे छात्रों ने बड़ी राहत महसूस की थी। तो मैंने पहले भी जिक्र किया था प्रसंग में कि दिल्ली में जब तक हम कॉलेज में थे तब तक सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ था। अभी महज कुछ साल पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो यहां पर जिक्र है कि सेमेस्टर सिस्टम हटने से छात्रों में बड़ी राहत मिली। मैं समझती हूं कि ये यहां से भी यदि हटाया जाए तो छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी आज के भी, क्योंकि हमारे टाइम में जब हम कोई क्वेश्चन का आंसर देते थे तो हमें एक लॉजिकल एंड तक उसको लेके जाना होता था कि किस प्रकार, यदि आप एक आपको स्टेटमेंट दी जाती थी, उसमें हाँ या ना का आपसे जिक्र किया जाता था कि यदि आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक दीजिए, और यदि नहीं करते हैं तो भी लॉजिक दीजिए। तो उससे जो था आपका दिमाग चलता था किसी चीज को लॉजिकली सोचने समझने के लिए, और आजकल ये लॉजिक जो है सेमेस्टर सिस्टम के तहत बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो इससे भी सरकारों की मंशा पता चलती है कि पढ़ाई लिखाई को लेकर सरकारें क्या रुख रखती हैं। बीएचयू माई की गोद एक बार फिर गुलजार हो उठी, किंतु नौगढ़ के जंगलों में रेंगते काले बिच्छुओं की पूंछ में लगे डंक तथा कर्मनाशा में डुबकी हमें बहुत दिन तक डराती रही। तो इसके साथ ही तीसरे उपखंड का भी यहां समापन होता है। अगले एपिसोड में हम इसके चौथे उपखंड की तरफ बढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह के दिलचस्प किस्से और हकीकत से तुलसीराम जी हमें आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।